जय हिंद सभी बच्चों को। भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, ठीक है ना। आज पढ़ते हैं कक्षा 8 का चैप्टर है, ठीक है ना। पार्ट 4 एनसीईआरटी से है, ठीक है। बुक है एनसीईआरटी सरकारी में, उससे है, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद, जो विशाल भारत का जो साम्राज्य था, हर जगह जो अंग्रेजों ने कब्जा जमाया था, और उसको चलाने के लिए, ठीक है ना, कुछ रणनीति की जरूरत होती थी, ठीक है। रणनीति की जरूरत होती थी, जो तरीके थे उन्हें चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, रणनीतियाँ, ठीक है ना, क्या तरीके और रणनीतियाँ तैयार की, जो भारत को किस हिसाब से चलाया जाए, प्रशासनिक रणनीतियाँ, ठीक है ना। तो समझते हैं उनकी रणनीतियों को, ठीक है ना, और प्रशासनिक। दोस्तों प्लासी के युद्ध, ठीक है ना, 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, जो 1757 ईस्वी से प्रथम पहले, ठीक है, संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्ष की पहली 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा। क्या रखा दोस्तों? कंपनी की, जो भारत की कंपनी थी, भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा, ठीक है। क्योंकि राजनीति निकालते रहते थे अंग्रेज जो थे, वो अपनी अपनी नई नीतियाँ, ठीक है ना, भारत में अपनाते, और नए प्रशासनिक जो थे उनके कानून वो भारत पर ही चलाते, ठीक है, बनाए रखा। और उसे सुदृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीतियों में अक्सर बदलाव आता रहा, ठीक है। क्या आता रहा? अक्सर बदलाव। वो अपनी नीतियों को बदल भी देते थे दोस्तों, ठीक है ना। क्या करते? नीतियों को बदल लेते दोस्तों। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। क्या गया था दोस्तों? जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबसे अधिक जोर दोस्तों कानून की व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था। किस पर दोस्तों? कानून की व्यवस्था पर। भारत में कानून कैसा होना चाहिए, उसके दिन पे दिन वो क्या करते? चेंज करते कानूनों को, व्यवस्था को, उसको बनाए रखने के लिए, ठीक है। व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, यानी जोर दिया जाता था दोस्तों, ठीक है, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके। क्या कर सकते थे दोस्तों अंग्रेज? बिना रुकावट के भारत पर व्यापार, ठीक है, किया जा सके, तथा उनके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। अंग्रेजों की नीतियां दोस्तों क्या थी? वो नई नीतियां निकालते, शासनिक, कानून वाले, प्रशासनिक वाले, ठीक है। वो क्या करते हैं? नई नीतियां भारत में निकालते, और राज्य उन्होंने ऐसे ही भारत पर किया था, नई नीतियों के द्वारा, क्योंकि भारत का साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना, उस पर राज्य करना नामुमकिन था। तो इन्होंने नई प्रशासनिक नीतियों से ही भारत को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक। अब दोस्तों पढ़ते हैं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। क्या दोस्तों? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव, कौन थे दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव, समझिए। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। किसने की थी दोहरी शासन व्यवस्था दोस्तों? क्वेश्चन आया था, लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है ना। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में, ठीक है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था। क्या था? राजस्व वसूली का कार्य। और नवाबों के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्य की जिम्मेदारी थी। नवाबों के पास क्या थी दोस्तों? कुल राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्य की जिम्मेदारी, बस। अधिकार नहीं थे नवाब के पास, क्योंकि अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए थे, ठीक है ना। कंपनी के पास अधिकार थे। कंपनी के पास क्या थे दोस्तों? अधिकार अंग्रेजों के पास, ठीक है ना। जो कंपनी थी ब्रिटेन की, उसके पास क्या थे? अधिकार थे, परंतु कोई दायित्व नहीं था। क्या नहीं था दोस्तों? कोई दायित्व।
कोई दायित्व नहीं था, जबकि नवाबों के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं थे। ठीक है, क्या नहीं थे? अधिकार नहीं थे नवाब के पास। इस दौरान दोस्तों जो वो हुई थी, प्रारंभ हुई थी आपकी बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था हुई थी। तो दोस्तों बंगाल में 1769, ठीक है, 1769 और 1770 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाइयाँ और बढ़ गई। ठीक है, क्या बढ़ गई दोस्तों? 1769 और 1770 ईस्वी में जब अकाल पड़ा था, ठीक है, बंगाल की जो जनता थी उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ गई। एक तो इनका नियंत्रण कंपनियों का, ठीक है ना, अंग्रेजों का प्रेशर, फिर दूसरी चीज अकाल। ठीक है, जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे थे। जो कंपनी के अधिकारी थे, ब्रिटेन के कंपनी के अधिकारी थे, वो क्या थे? भारत में जो कंपनियां लगाई गई थी वो उससे वसूली करने में ही लगे रहे और अपनी जेब भरने लगे। उनको भारत के लोगों से कोई ना मतलब था ना कुछ, ठीक है ना उनके लिए अच्छी सुविधाएं थी, ना कुछ नहीं था, ठीक है ना। वो अपनी जेबें भरते और ब्रिटेन चले जाते अधिकारी, ठीक है ना। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापारी से भी वे काफी धन कमा रहे थे। निजी व्यापार से भी दोस्तों वो काफी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं और कंपनी के अधिकारियों से ब्याह, जो कंपनी के मापदंड या योग्यता, ठीक है ना, जो वहाँ के जो अधिकारी थे, ब्रिटेन के बड़े कंपनियों के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन वासियों से वो मांग की अधिकारियों से दोस्तों तो उनका लेखा जोखा लिया जाए, ठीक है ना। क्या लिया जाए? लेखा जोखा और उनकी योग्यता, ठीक है ना, उनकी योग्यता कितनी है और लेखा जोखा लिया जाए। ठीक, इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी, ठीक है। क्या जा रही थी दोस्तों? कंपनी घाटे में जा रही थी, क्योंकि ये अपनी जेबें भरते और कंपनियों में ना कुछ लगाते, ना अपने ऊंचे वाले अधिकारियों को जो बैठे हुए थे उनको ना कुछ देते, ठीक है। इससे उनका क्या हुआ कि इस कंपनी को जो घाटा हुआ, ठीक है। और कंपनी के कुछ अधिकारियों ने क्या किया कि ब्रिटेन सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण मांगने की घोषणा की, ठीक है ना, कर्ज मांगने की, और क्या की घोषणा मांग करनी पड़ी, ठीक है ना। जो कि दोस्तों ब्रिटिश मुद्रा, ठीक है ना, ब्रिटिश मुद्रा है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, इनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाए जाएं। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार में कंपनी के एकल अधिकारी से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। जो नए उद्योगपति थे दोस्तों, उन्होंने भी कंपनी में क्या कहा कि इसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है ना। उनका लेखा जोखा लेना चाहिए, कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है, जो हम कंपनी का जो रख रहे हैं, ऑनर जो आदमी रख रहे हैं कंपनी का, वो कितना योग्य है, कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसका सब चीज़ ब्यौरा कंपनी के बड़े बड़े उद्योगपति भी कहने लगे कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए दोस्तों एक्ट बनाए गए, धारा, ठीक है ना। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट यानी धाराएं बनाई गई, ठीक है ना, धाराएं बनाई गई। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, ठीक है, 1773 ईस्वी। पढ़ते हैं दोस्तों।
रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रण एवं निर्देशित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। जो कंपनियों का जो गतिविधियां थी उनको नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट, जो बनाया था 1773 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों कंपनी के डायरेक्टरों से क्या कहा गया, ठीक है। कंपनी के जो डायरेक्टर थे, ब्रिटेन जो कंपनियां थी उनके डायरेक्टर थे, उनसे क्या कहा गया था, नंबर 1 वे कंपनियों के राजनीतिक, कौन से दोस्तों, राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्यों, जो सबूत थे सभी तथ्यों ब्रिटिश संसद के सामने रखे। नंबर 2 कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। कंपनी के जो अधिकारी थे उनका कहना था अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का पूरा जो ब्यौरा है, ठीक है, अगर वो इंग्लैंड वापस लौटते हैं अधिकारी, तो पूरे संपत्ति का जो जितनी कमाई है उनकी क्या क्या संपत्ति है वो पूरा ब्यौरा दें, ठीक है। नंबर 3 इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इस एक्ट के क्या दोस्तों अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जो गवर्नर होता है, गवर्नर जनरल उससे ऊपर होता है, समझे, नियुक्त किया गया, ठीक है। और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, ठीक है। 4 सदस्यों की क्या बनाई गई दोस्तों, एक परिषद बनाई गई। नंबर 4 न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापित किया गया, समझ गए, सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता। फिर आते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया एक्ट, समझिए। फिर आया था दोस्तों इनका ईस्ट इंडिया एक्ट, कौन सा था, 1784 में। वो क्या था दोस्तों, वो ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया। ये भारत पर जितना भी राज्य किया इन्होंने, इनके नए नए कानून आते हैं, समझ गए, हर कानून पारित होता है इनका। एक नया कानून पारित किया जो ईस्ट इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के दौरान ब्रिटेन में नंबर 1 ब्रिटेन के एक नियंत्रण परिषद जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, की स्थापना हुई। वो कब हुई थी, ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद, वो कब हुई थी, 1784 में दोस्तों, ठीक है ना, 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, समझ गए। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश जो सरकार थी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारतीय स्थित सभी ब्रिटिश फौजियों को मुख्य सेनापति बनाया गया। जो ब्रिटिश के जो मुख्य थे, सैनिक थे, फौजी को मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यवसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा, ठीक है दोस्तों। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो ये कानून जो बनाया था, ठीक है ना, इस कानून द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसके आधार पर 1857 तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्ट एक्ट पास किए जो निम्नलिखित थे दोस्तों। उन्होंने फिर और भी चार्ट जो एक्ट थे वो पास किए, ठीक है बच्चों। ये है चार्ट एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट जो अंग्रेजों ने जारी किया था, ठीक, अंग्रेजों ने जारी किया था चार्टर एक्ट। इस एक्ट के क्या अधिकार थे,
समझते हैं। देखिए बच्चों, इस एक्ट से गवर्नर जनरल को गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? जो जनरल और गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वो अपनी परिषदों के फैसले बदल सकते हैं। समझ में? इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल की नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया जो मुंबई और चेन्नई की सरकारों पर। समझे? मुंबई और चेन्नई की सरकार पर गवर्नर जनरल की नियंत्रण भी बढ़ा दिए गए। ये कब लागू हुआ था दोस्तों? चार्टर एक्ट 1793 में। कब? 1793 में ये लागू हुआ था। समझे? 1793 में। अब आते हैं दूसरा चार्टर एक्ट। इन्होंने दूसरा कब जारी किया था? चार्टर एक्ट कब लागू किया था? 1813 में। ठीक, 1813 में। इस एक्ट से चाय के व्यापार, ठीक है, चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया तथा जो चाय के व्यापार था उसे छोड़कर, ठीक है ना, चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। नंबर तीसरा है ये दोस्तों। दूसरा, भारत में शिक्षा के प्रसार पर ठीक है, क्या है? भारत में शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। क्या हो गई? ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। तो ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक थी। अब आते हैं तीसरा चार्टर एक्ट, ठीक है? चार्टर एक्ट तीसरा वाला ये लागू हुआ था 1813 में। कब लागू हुआ था? 1813 में। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी, ठीक है, चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था उनकी अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन गया। मुंबई तथा चेन्नई की जो सरकार थी, सरकारों से कानून को बनाते थे, उनका अधिकार छीन गया। ठीक है, फिर आते हैं चौथा चार्टर एक्ट। ठीक है, 1853। ये बच्चों कब लागू हुआ था? ये 1853 में लागू हुआ था। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए। कितने बढ़ा दिए गए दोस्तों? 6 सदस्य। समझे? 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया है। परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिकार बढ़ गया। फिर आते हैं दोस्तों ये वाला लास्ट वाला। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर जो सेवा थी वो सरकार की सेवा यानी सिविल सेवा थी पहले। ठीक है, कंपनी ने सरकार की सेवा उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस, ठीक है ना, सिविल सर्विस यानी नागरिक सेवा करती है।
सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। समझ गए बच्चों? जिस चार एक्ट जो है, एक्ट है चार्टर एक्ट। पहला है आपका 1793, दूसरा चार्टर एक्ट 1813, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 और चौथा है 1853। जिस चार्टर एक्ट में आपके 4। समझ गए? इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियम का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज्य पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार बढ़ते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासकों के 3 मुख्य आधार थे। जो कंपनी थी दोस्तों, उसके 3 मुख्य आधार कौन कौन से थे? एक नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ठीक है? कौन कौन से थे आपके? एक थी नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस बोलते हैं, दूसरी थी सेवा जिसे पुलिस बोलते हैं। ठीक है? फिर सेना, ठीक है, सेना थी जिसे पुलिस बोलेंगे, और दूसरी थी न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक, क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीय की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुस्लिमों यानी मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। जो उनके प्रचलित जो कानून थे हिंदू मुसलमानों के, ठीक है ना, वो उन्हीं के आधार पर ही उनका न्याय किया जाता था। ठीक है? और जो कंपनी के शासक जो थे दोस्तों, उनको हिंदू और मुसलमानों की व्यक्तिगत कानून, रीति रिवाज और विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। ठीक है? इन कंपनियों में। और दोस्तों 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है? 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बच्चों 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक? क्या हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपियन और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। क्या होते थे? इनके न्यायाधीश अलग होते थे, इन दोनों के। ठीक है ना? यूरोपियन और भारतीयों के। सही है? समझ गए बच्चों? अब आते हैं उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती गई दोस्तों। क्या बढ़ती गई? प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती गई। यह महसूस हुआ कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए, ठीक है, किन विषयों की? जैसे शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था है ना, कैसे संतुलित की जाए, इनके लिए क्या होना चाहिए? किसी चीज की व्यवस्था। ठीक है? इनके विषयों की व्यवस्था या शिक्षा, है ना, शिक्षा देने के लिए दोस्तों 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कौन सी दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज। समझिए? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। कब की गई दोस्तों? 1853 में।
समझे? 1853 में। बच्चों ये सन याद रखनी है आपको, ठीक है? नागरिक सेवा है ना, सिविल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1853 में की गई थी। इसकी परीक्षा दोस्तों इंग्लैंड में होती थी। कहाँ पर होती थी इसकी परीक्षा? इंग्लैंड में। इसकी परीक्षा दोस्तों इंग्लैंड में होती थी। 1853 में प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र कितनी थी दोस्तों? 23 थी। किंतु 1863 में है ना प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष, कितनी घटा दी? 23 वर्ष से 21 वर्ष कब कर दी दोस्तों? 1863 में, ठीक है? ये याद रखेंगे। 1863 में 23 वर्ष थी, 23 वर्ष से घटाकर 1853 में 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा 1876 में है ना 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। क्या कर दी? 19 वर्ष कर दी दोस्तों। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। क्या था इसके माध्यम? इस परीक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी। जो टोटल अंग्रेजी में थी सिविल सेवा परीक्षा, समझ गए? लेकिन ये इंडिया वालों के लिए, मतलब अपने भारत वालों के लिए काफ़ी कठिन थी। ये इसलिए इसमें प्रवेश करना असंभव था, यानी कठिन था दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों शिक्षा और सामाजिक सुधार। ठीक है, क्या क्या अंग्रेजों ने शिक्षा की और क्या क्या सुधार किए। ठीक है, अंग्रेजों ने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा और 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। किसकी की? कॉलेज की स्थापना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स थे दोस्तों, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी करना था दोस्तों। दोस्तों एक और है आपके राजा राम मोहन राय, ये समाज सुधारक थे, समझे? राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक जो भारतीय समाज के बदलाव लाना चाहते थे भारतीय समाज में। वे ये मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीक आदि को सीखे, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। वो जी कहते थे राजा राम मोहन राय के भारत को अंग्रेजी भी सीखना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी या पत्र लिखा, है ना, एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था दोस्तों, मैं पता चलता है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खुल रही है, जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में जैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम, जो व्याकरण थे दोस्तों, बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है, और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। क्योंकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन यानी गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। ये इन्होंने लिखा था, राजा राम मोहन राय ने पत्र लिखा था। ये कब लिखा था दोस्तों? कलकत्ता में 11 दिसंबर 1823 में, समझ गए? उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की एक योजना बनाई। सन
1835 में दोस्तों। बाद में जैसे ही अंग्रेजी की योजना बनाई, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, मतलब भारत में आनी चाहिए, वो कब हुआ था फिर 1853 में। 1853 में सरकार ने लॉर्ड मैकॉले, एक वो था गवर्नर लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले ने नेतृत्व में, मैकॉले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपियन ढंग से शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की। कौन सी? अंग्रेजी माध्यम से यूरोपियन ढंग की शिक्षा प्रणाली की, ठीक है ना। उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। दोस्तों प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली जो अपनाई गई थी दोस्तों, अपनाने की नीति घोषित की गई, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। जो एक भाषा थी फारसी, उसका स्थान किसने ले लिया? अंग्रेजी ने। समझे? अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। क्या हो गई दोस्तों? अंग्रेजी की मांग पूरे भारत में फैलती गई, अंग्रेजी मतलब अनिवार्य होता गया। समझ गए? अब आते हैं दोस्तों भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या है दोस्तों? अंग्रेजी सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए माल गुजारी यानी भूमिकर वसूल करने लगी। करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कौन थे दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाए कि गांव की जो माल गुजारी, जो पैसे वसूलते हैं माल में लगाने के, माल गुजारी करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? कि एक आदमी को चुन लिया जाए कि वहाँ से पूरा माल इकट्ठा करके लेकर आना है या लगान वसूल करके लेकर आना है। ठीक है। और यदि माल गुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा के नियम सुधार किए। जो कॉर्नवालिस थे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इन्होंने कुछ नियम सुधार किए, कुछ निम्न नियम थे उनके सुधार किए। जैसे स्थायी बंदोबस्त लागू। कौन सी दोस्तों? स्थायी बंदोबस्त लागू, है ना। फिर दूसरी रियायती, है ना, रियतवाड़ी यानी रियतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, है ना। कौन सी? महालवाड़ी, देखो महाल बोलते थे, है ना। पहले स्थायी बंदोबस्त समझते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या है समझ गए? स्थायी बंदोबस्त समझते हैं दोस्तों। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्र को आजीवन स्थायी रूप से, जो मालगुजारी करके लेकर आता दोस्तों, उसके जो मालगुजारी करके लेकर आता उसके परिवार को आजीवन स्थायी रूप से क्या होता था दोस्तों? उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। ठीक है ना। यही जमींदार प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, कौन सा? जमींदार प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, है ना, कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का अधिकार था। क्या था? जमीन छीनने का अधिकार। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। कहाँ पर की गई दोस्तों? ये 3 जगह थी, ठीक है ना। बंगाल, उड़ीसा और अवध, समझ गए? 3 थी। अब पढ़ते हैं रियतवाड़ी, है ना। दूसरा रियतवाड़ी पढ़ते हैं। रियतवाड़ी क्या है दोस्तों? इसकी धनराशि के बारे में है। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रियत जो काश्तकार को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? काश्तकार को। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई, यानी 30 वर्ष तक वो मालगुजारी करता रहता। ठीक है ना। क्या करता रहता? मालगुजारी। जो काश्तकार था वो 30 वर्ष तक वो हर गांव से लगान वसूल करता रहता।
समझ गए। रेत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। अब महलवाड़ी पढ़ते हैं दोस्तों, महलवाड़ी प्रथा। समझ गए। तीसरा महलवाड़ी प्रथा क्या होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांव के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ये महाल, जो मालगुजारी करते थे, ठीक है ना, जो स्वामियों पे वसूली की जाती थी पंजाब और दिल्ली से, है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से जो मालगुजारी करते थे, महलवाड़ी, इनको क्या कहते थे? महाल कहलाते थे। इसलिए इस प्रथा को महलवाड़ी कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। दोस्तों, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश दोस्तों कैसा हुआ, आपको मैंने पहले बताया था चैप्टर 1 में शायद। अंग्रेज भारत से कच्चा माल यानी सूत, कपास ले जाते और मशीनों से माल तैयार करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वो तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेचते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए। इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। जितने भी अंग्रेज थे वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते और अपने यहाँ पर तैयार कर कर फिर वो हमको ही तैयार माल, समझिए, कपास है, सूत वगैरह है, नील वगैरह है, ले जाते, वो हम ही को बेचते मॉडिफाई करके, ठीक है ना, उनको बनाकर सूत को, कपास को कपड़े के रूप में हम ही को दुगुने, चौगुने या 50 गुने दाम में हमें ही बेचते थे। और जो हमारा जो हाथों का तैयार किया हुआ माल वो बिकता नहीं था। समझ गए। दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है, ठीक है। भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, ठीक है ना, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है ना। 5 चैप्टर में आपके 5 चैप्टर है दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम, ठीक है, ये इतिहास ही है, समझ गए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।